वेलकम स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने विद्युत धारा की थ्योरी कंप्लीट की थी। अब जितनी थ्योरियाँ हम पढ़ चुके हैं उन थ्योरियों पर एनसीईआरटी के कुछ आंकिक प्रश्नों को बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी का जब आंकिक प्रश्न आप देखिएगा तो 3.1, 3.2 सेल से जुड़ा हुआ है और सेल अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है। सेल को हम अगले पार्ट में पढ़ाएंगे, किरचॉफ लॉ में पढ़ाएंगे, तो उसको छोड़ दीजिएगा, किरचॉफ लॉ में हम लोग उसको बना लेंगे। हम लोग का इस चैप्टर का विद्युत धारा से जुड़ा हुआ पहला क्वेश्चन 3.3 का पहला क्वेश्चन है और बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, आप खुद से बना सकते हो। कह रहा है कि ये प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन है। 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 है, तो तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध क्या होता है? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, 1, 2, 3 बराबर 6 ओम हो गया आंसर। और इसी में दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 20 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया जाए, V बराबर 20 वोल्ट, तो 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया जाए कुल तो उनके सिरों पर वोल्टता क्या होगी? V1, V2, V3 का मान क्या होगा? तो परिपथ में प्रवाहित धारा कितनी हो जाएगी, पहले वो निकाल लो। I बराबर V बटे R होता है, V 12 है, R का मान 6 है, 2 एम्पियर परिपथ में कुल धारा बहेगी। ध्यान रखना मेरी थ्योरी क्या है, श्रेणी क्रम समानांतर क्रम की खासियत क्या होती है, उसका बेसिक कंसेप्ट क्या है कि श्रेणी क्रम में सब में धारा एक ही होती है। मतलब 3 सेल लगे हुए हैं ना, 3 बैटरी ले, 3 प्रतिरोध, तो इसमें भी धारा 2 एम्पियर होगी, इसमें भी 2, इसमें, और सबके सिरों पर वोल्टेज अलग अलग। तो V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2 और V3 बराबर IR3 हो जाएगी। सब पर विभवांतर अलग अलग होगा, सब में धारा का मान एक ही होगा। तो चलिए, I सब में बहने वाली धारा 2 एम्पियर होगी, R1 1, 2 वोल्ट, R2 2, 4 वोल्ट, R3 3, 6 वोल्ट। तो ये हमारा तीनों के सिरों के बीच का विभवांतर हो जाएगा। 6, 4, 10 और 2 12, देखो 12 वोल्ट। तो 12 वोल्ट 3 भागों में बटा, पहले वाले प्रतिरोधक पर 2 वोल्ट जाएगा, दूसरे वाले पर 4 वोल्ट जाएगा, तीसरे वाले पे 6 वोल्ट जाएगा। यही अगला क्वेश्चन है, लेकिन समानांतर क्रम का है। सेम क्वेश्चन बनाएंगे समानांतर क्रम में। R1, R2, R3 दिया हुए, तो तुल्य प्रतिरोध 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, 1/2, 1/4, 1/5, 1/R बराबर 20 एलसीएम हो जाएगा, 10, 5, 4, 19/20, तो R बराबर 20/19 ओम तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें कि 20 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया जाए, V बराबर 20 वोल्ट, तो प्रत्येक पर धारा का मान, तो अभी तो हमने बताया था कि श्रेणी क्रम में सब में धारा एक ही होगी, वोल्टेज अलग अलग होंगे। समानांतर क्रम में सब में वोल्टेज भी ही होगा, 20 वोल्ट ही होगा, लेकिन सब में धारा का मान अलग अलग। तो सब में धारा का मान I1 बराबर V बटे R1, I2 बराबर ओम के नियम से V बटे R2 और I3 बराबर V बाई R3। V और R1 2, तो 10 एम्पियर धारा यहाँ जाएगा। V बटे R2 4, 5 एम्पियर, V बटे R3 5, 4 एम्पियर। तो ये हमारा धारा का मान 10, 5 और 4 एम्पियर 3 बराबर बराबर भागों में बटेगा। अब आते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि कमरे का प्रारंभिक ताप इतना है और किसी धातु का प्रारंभिक प्रतिरोध अंतिम प्रतिरोध इतना है। ये प्रतिरोध देखो बाबू, इसकी थ्योरी हमने नहीं बताई, कारण था, थोड़ा याद करो, हम लोगों ने 11th क्लास में ताप का प्रभाव पढ़ा था, तापीय प्रसार, थर्मल एक्सपेंशन।
और हमने कहा था कि जब किसी धातु को आप ताप देते हैं, धातु यहाँ चालक है, तो उसमें 3 प्रकार का प्रसार होता है। लंबाई में प्रसार, रेखीय प्रसार, उसके लिए सूत्र क्या आया था? रेखीय L बराबर L0 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा थीटा। इसको हमने नाम दिया था रेखीय प्रसार गुणांक। अगर ये क्षेत्रफल होता तो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, तो यहाँ क्षेत्रफल A हो जाता, A0, और ये बीटा हो जाता क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। और यही आयतन में प्रसार होता तो ये आयतन V हो जाता, ये आयतन V0 हो जाता, और ये गामा हो जाता आयतन प्रसार गुणांक। तो आज हमने इस पाठ में जाना कि एक और प्रसार होता है। थ्योरी में हमने क्या आपको बताया कि 11th क्लास में जो जानकारी जितना वहाँ पढ़ना था वही हमने जाना। आज चूंकि वहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं था तो उसके बारे में आपको नहीं बताया गया। आज आपको बताया गया जब किसी धातु के प्लेट को आप उष्मा देते हो, गर्म करते हो, तो उसकी लंबाई बढ़ती है, रेखीय प्रसार, उसका क्षेत्रफल बदलता है, क्षेत्रीय प्रसार, उसका आयतन भी बदल जाता है, आयतन प्रसार। और हमने आपको थ्योरी में भी बताया कि ताप देने से प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। ताप बढ़ाइएगा, प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। तो उसी फॉर्मूले को कंटिन्यू कर लो। देखो ना, तीनों फॉर्मूला एक था ना, L L0, A0, V0। तो अब प्रतिरोध है तो R यहाँ कर लेंगे R0, और ये अल्फा दे देंगे नाम, और अल्फा को वहाँ रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक। तो यहाँ क्या कहेंगे? अल्फा को प्रतिरोध ताप गुणांक, ताप गुणांक। इसलिए कंप्लीटली बता रहे हैं, इस पर 2-3 क्वेश्चन है। एक थ्योरी बार समझ लीजिएगा तो 2-3 क्वेश्चन आसानी से बनाइएगा। चलिए इन मानों को रखते हैं। ध्यान देना, ये अंतिम प्रतिरोध है और ये प्रारंभिक प्रतिरोध है। अंतिम प्रतिरोध 117 ओम, R0 प्रारंभिक प्रतिरोध 100 ओम, 1 प्लस अल्फा, अल्फा प्रतिरोध प्रसार गुणांक 1.7 10⁻⁻⁴, और डेल्टा थीटा तापांतर होता है। तापांतर का मतलब अंतिम ताप θ2 माइनस प्रारंभिक ताप θ1। ये बटा में कर दो, बराबर 1 प्लस 1.7 गुणे 10⁻⁻⁴ θ2 माइनस θ1। ये 1 इधर लाओ, 117 बटा में 100 माइनस 1 बराबर 1.7 10⁻⁻⁴ θ2 माइनस θ1। इसको कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा 17 बटा में 100, और ये बटा में लाओ 1.7 गुणे 10⁻⁻⁴ बराबर θ2 माइनस θ1। ये कट जाएगा 10 बार में, ये 0 से ये 0 कटा, ये 10⁻⁻⁴ है, एक 10 यहाँ है तो 10⁻⁻3 ऊपर जाएगा, तो θ2 माइनस θ1 बराबर 10⁻3 1000। तो θ2 बराबर 1000 प्लस θ1, θ2 बराबर 1000 प्लस θ1, प्रारंभिक ताप 27 डिग्री है, तो θ2 बराबर 1027 डिग्री सेल्सियस। अब इस क्वेश्चन का सारांश समझो। इस क्वेश्चन का सारांश ये हुआ कि किसी लोहे के छड़, धातु कोई भी धातु हो, किसी धातु का प्रारंभिक प्रतिरोध 100 ओम है, ताप 2, ताप बढ़ाए तो 117 हो गया, तो ताप को 27 डिग्री से बढ़ाकर कितना करना होगा? 127 डिग्री करना होगा। मतलब बहुत ज़्यादा ताप बढ़ा, प्रतिरोध जल्दी बढ़ता नहीं है, बहुत ज़्यादा 27 डिग्री सेल्सियस से 127 डिग्री सेल्सियस करना पड़ा, तब प्रतिरोध 17 ओम बढ़ा, 100 ओम से 117 ओम। इसी पर आधारित हम लोग का अगला क्वेश्चन भी है। चलो इस पर बनाते, इसी हम क्वेश्चन केवल मान रखिएगा तरह का प्रश्न, इसको बना लेते हैं। 15 मीटर लंबे चालक की लंबाई 15 मीटर और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया हुआ A कितना? 6 गुणे 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर, और प्रतिरोध 5 ओम मापा गया, R बराबर 5 ओम। तो कहता है प्रतिरोधकता
प्रतिरोधकता मतलब विशिष्ट प्रतिरोध। क्या सूत्र बताए थे? आर बराबर रो बराबर आर ए बटा में एल। रो बराबर आर 5, ए का मान 6 गुणे 10 के घात -7 और एल 15, 3, 2। रो बराबर 2 गुणे 10 के घात -7 ओम मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। तो ये हमारा 3.6 प्रश्न हुआ। अगला जानते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन हो गया 3.7। 3.7 में कह रहा है कि नाइक्रोम सिल्वर का प्रारंभिक ताप 27.5 पर प्रतिरोध 2.1 है और किस 100 डिग्री पर प्रतिरोध उसका 2.7 है, तो प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा का मान क्या होगा? तो इसके लिए अभी हम लोगों ने फॉर्मूला क्या प्राप्त किया था? हम लोगों ने R बराबर R0 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा थीटा। R बटा R0 बराबर 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा थीटा। अल्फा इंटू डेल्टा थीटा बराबर R बटा R0 माइनस 1। अल्फा इंटू डेल्टा थीटा, थीटा 2 माइनस थीटा 1 हो जाएगा। अब बटा में R0 हो जाएगा R माइनस R1। R0 इन मानों को रखते हैं। अल्फा 100 माइनस 27.5 बराबर R 2.7 माइनस 2.1 और R0 2.1। अल्फा इंटू कितना बचा यहाँ? 62.7। 72 दशमलव ना 72 0.6 बटा में 2.1। तो अल्फा बराबर 6/21 गुणे 72.5। अल्फा बराबर हम लोग गुणा भाग करते हैं तो अल्फा का मान निकल कर आता है 3.94 गुणे 10 के घात -3 प्रति डिग्री सेल्सियस। ये प्रतिरोध प्रसार गुणांक का मान हो जाएगा। सिमिलर क्वेश्चन 3.8 भी है। 3.8 भी है। 3.8 क्या कहता है कि प्रारंभिक वोल्टेज 230 वोल्ट दिया हुआ है। ये वोल्टेज है। प्रारंभिक धारा I1 3.2 एम्पियर और अंतिम धारा I2 2.8 एम्पियर। तो बताओ प्रारंभिक प्रतिरोध R1 और प्रारंभिक प्रतिरोध R0 लिखे हैं, अंतिम प्रतिरोध R लिखे हैं। तो V बटा इसको I0 कहो, इसको I कह दो। V बटा I0 V बटे I। V 230 बटा में I0 3.2 और 230 बटा में I 2.8। ये मान हो जाता है। अब क्या आता है? कमरे के ताप 27 डिग्री सेल्सियस पर डिग्री सेल्सियस और इसका प्रतिरोध ताप गुणांक कितना दिया हुआ है? 1.7 गुणे 10 के घात -4 प्रति डिग्री सेल्सियस। अंतिम ताप θ2 का मान क्या होगा? यहीं पर ये देखो, ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं। ये देखो क्या था? θ2 माइनस θ1 बराबर वही मान रख लेते हैं R माइनस R0 बटा में R0 इंटू अल्फा। इनका मान हम लोगों ने निकाला है। θ2 बराबर R का मान 230 बटा में 2.8 माइनस R0 230 बटा में 3.2। R0 का मान 230 बटा में 3.2 इंटू अल्फ़ा 1.7 10 के घात -4 माइनस θ1 आकर प्लस θ1 27 डिग्री सेल्सियस। θ2 बराबर, इसको बाबू गुणा भाग करिएगा, कैलकुलेशन करिएगा तो मान आता है 867.35 प्रति डिग्री सेल्सियस। तो ये अंतिम ताप हो जाएगा। और
एनसीईआरटी का हम लोग के चैप्टर का इस चैप्टर से जुड़ा हुआ अंतिम प्रश्न है 3.13 और बीच के सारे प्रश्न किरचॉफ लॉ से जुड़े हुए हैं जो कि हम लोग अगले चैप्टर में जानेंगे, तो सारे क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। अब ये क्या कहता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या घनत्व n बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी 8.5 10 के घात 28 ये दिया हुआ है। 3 मीटर लंबा तार है, 3 मीटर लंबा। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया हुआ है a बराबर 2 गुणे 10 के घात -6 मीटर स्क्वायर और उसमें धारा दिया हुआ है 3 एम्पियर, धारा दिया हुआ है 3 एम्पियर। कितना समय लेता है t बराबर वाट, समय बराबर दूरी बटा में चाल। अनुगमन वेग से चलते हैं ना इलेक्ट्रॉन, तो चाल आप VD निकाल लीजिए, अलग से VD निकाल कर यहाँ रख दीजिएगा। दूरी L हो जाएगा, चालक की लंबाई VD बराबर I बटा में NEA। क्या होता है, यहाँ हम फॉर्मूला लिख देते हैं, I बराबर NEA VD होता है ना, तो VD बराबर क्या हो जाएगा I बटा में NEA, तो T बराबर L I बटा में NEA, L इंटू NEA ऊपर चला जाएगा और I नीचे रह जाएगा, तो समय बराबर, चलिए मान रख लेते हैं। अब यहाँ फॉर्मूला तो डेवलप हो गया। L चालक की लंबाई 3 मीटर दूरी तय करनी है, N संख्या घनत्व 8.5 10 के घात 28, E इलेक्ट्रॉन का आवेश है, A 2 गुणे 10 के घात -100 है, अब बटा में I धारा 3 एम्पियर। I 3 से 3 कटा दीजिए, T बराबर कितना होता है 16 दूनी 32, 3.2 8.5 और 10 के घात कितना हो जाएगा ये देखो 19 और में 6 25 28 3। समय सेकेंड में होता है ना, तो सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे और हमारा समय आएगा T बराबर 2.72 गुणे 10 के घात 4 सेकेंड। इसको आप चूँकि बहुत बड़ा मात्रक है तो इसको बड़ी राशि है, मात्रक छोटा है, तो इसको आप समय बदलिएगा तो 7 घंटा 33 मिनट आता है। टाइम बराबर ये जो सेकेंड में दिया हुआ है इसको आप घंटा मिनट में बदल लीजिए, 7 घंटा 33 मिनट आता है। ये एनसीईआरटी में इस चैप्टर से संबंधित इतना ही क्वेश्चन है। कुछ और क्वेश्चनों को जानते हैं, कुछ कॉम्पिटिटिव प्रश्नों को कि ये कैसे हल होते हैं। तो बच्चों आपके सामने एक क्वेश्चन है, पर इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहिएगा तो वो है, इस तरह के क्वेश्चन कंपटीशनों में ये ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, सब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। आपको हम एक ट्रिक बताएंगे जिस ट्रिक से आप इसको मौखिक हल कर लीजिएगा। ऐसे बनेगा तो ये एक पेज में हल होगा। चलिए क्या होता है ये जानते हैं। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ के सुना देते हैं। 10 ओम के एक मोटे तार को एक पतले तार में खींचा जाता है। एक मोटा तार है उसको खींचकर पतला कर लीजिएगा। तो हम आपको क्या बताए हैं, किसी चालक की लंबाई बढ़ा दी जाए तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, निश्चित तौर पर बढ़ेगा। तो अभी 10 ओम है, जब तेगुना खींच कर दिए तो 10 से 20 30 40 50 कितना होगा ये हमें बताना है। तिगुना खींच दिए तो प्रारंभिक लंबाई हम लोग मान लेते हैं, प्रारंभिक लंबाई को मान लिया हमने L1 को L मान लिया, तो अंतिम लंबाई कितनी हो गई, अंतिम लंबाई L2 बराबर 3 गुना ना 3L ना, बिल्कुल। प्रारंभिक प्रतिरोध R1 बराबर 10 ओम है, अंतिम प्रतिरोध R2 का मान ज्ञात करना है। इतनी क्लियरिटी हो गई। अब आप बात समझिएगा, आपको हमने क्या बताया था, प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध की थ्योरी क्लियर होनी चाहिए। हमारे न्यूमेरिकल तभी बनते हैं जब हम थ्योरी परफेक्ट हो, थ्योरी में कहीं दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हमने कहा था थ्योरी में आपको समझाया था, फिर से एक बार समझा देते हैं कि किसी चालक का प्रतिरोध अवस्था अनुसार घट बढ़ सकता है। जैसे इसकी लंबाई खींच दिए तो प्रतिरोध बदल जाएगा।
लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध लोहा है तो खींच दीजिए, पीट दीजिए, कुछ वो नहीं बदलेगा। विशिष्ट प्रतिरोध कभी नहीं बदलता है, विशिष्ट प्रतिरोध नियत रहेगा। एक चालक है, लोहा है तो लोहे का फिक्स है, आप कुछ भी कर लीजिए, प्रतिरोध घट बढ़ जाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध नहीं घटेगा, बढ़ेगा। अब ये थ्योरी याद रखनी चाहिए क्योंकि आपको यहाँ इसका इस्तेमाल करना होगा। चीज़ और देखो, ये एक लोहा का तार है, इसका वजन 1 किलो है, इसको खींचकर तेगुना कर देंगे तो ये 3 किलो का हो जाएगा। द्रव्यमान वही रहेगा, घनत्व वही रहेगा, आयतन वही रहेगा, ये सब नहीं बदलने वाले हैं। मतलब तार का प्रारंभिक आयतन और तार का अंतिम आयतन कभी नहीं बदलेगा। प्रारंभिक आयतन बराबर अंतिम आयतन। प्रारंभिक आयतन अनुप्रस्थ परिच्छेद गुणे लंबाई, अनुप्रस्थ परिच्छेद गुणे लंबाई, ये ध्यान देना है। A1 L1, L1 को L माने हैं, A2 L2, L2 को 3L माने हैं, L से L कट गया तो A1 बराबर 3A2। ये थ्योरी अब याद रखना है हमें। प्रारंभिक विशिष्ट प्रतिरोध, प्रारंभिक विशिष्ट प्रतिरोध अगर ρ1 माने तो R1 A1 बटा में L1 होता है। अंतिम विशिष्ट प्रतिरोध खींचने के बाद ρ2 बराबर R2 A2 बटा L2 होता है। अभी हमने क्या कहा कि विशिष्ट प्रतिरोध कभी नहीं बदलता है, प्रारंभ में भी वही रहेगा, अंत में भी वही रहेगा। अर्थात जो हमने ρ1 और ρ2 माना है ये दोनों एक ही रहेंगे। तार 1 मीटर का है, खींचकर 3 मीटर कर दीजिएगा तो भी वही रहेगा। ρ1 का मान सूत्र क्या आया है, R1 A1 बाई L1 और R2 A2 बाई L2। R1 A1, A1 का मान 3A2 है, L1 का मान L है, R2 का मान ज्ञात करना है, A2 जस का तस रहिए, L2 का मान 3L है। A2 कट गया, L कट गया, R2 बराबर 3 गुणे 3 9 R1, तो R2 बराबर 9, R1 10 ओम है तो R2 बराबर 90 ओम। अब इसका ट्रिक क्या है, अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में होता तो कैसे बनाते, तो अब आप ट्रिक याद रखिए। इसका ट्रिक क्या होगा, R2 बराबर, अगर हम प्रारंभिक प्रतिरोध को R1 माने, अंतिम प्रतिरोध को R2 माने और n गुना कर दिया जाए, तार की लंबाई कितना कर दिया जाए, n गुना या तेगुना, दोगुना, चौगुना जो भी हो, n गुना, तो अंतिम प्रतिरोध R2 का मान n स्क्वायर R1 होता है। आप देख लो, इस क्वेश्चन को समझिए। अगर हम ये 3 गुना लिखे हुए हैं, 3 गुना की जगह 2 गुना होता तो 2 गुना में यहाँ 2 होता, यहाँ 2 होता तो 2 का स्क्वायर 4 होता। तो n गुना है तो यहाँ n, यहाँ n, तो n का स्क्वायर मान रख जाएगा। तो अगर 2 गुना करते, यही क्वेश्चन 2 गुना किया जाता प्रतिरोध, तो R2 बराबर 2 का स्क्वायर इंटू R1 10 ओम है, तो R2 बराबर 40 ओम हो जाता। तो इस तरह से किसी क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, चौगुना कर दिया तो 4 का स्क्वायर 16 में प्रारंभिक प्रतिरोध का गुणा कर दिया जाए, 5 गुना कर दिया जाए तो 5 का स्क्वायर 25 में प्रारंभिक प्रतिरोध 10 के गुणा कर दे तो 25 गुणे 10 250 ओम हो जाता। तो ये ट्रिक आप दिमाग में बैठा लेंगे तो यह एक पेज और वह एक लाइन। अब अगला क्वेश्चन जानते हैं। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, बोर्ड पे लिखा हुआ है, पढ़िए। 1 किलोवाट का एक हीटर है, हीटर की शक्ति दी गई है 1 किलोवाट और वह 220 वोल्ट की लाइन पर लगा हुआ है। उसमें जो धारा सप्लाई हो रही है वो 220 वोल्ट हो रहा है।
तो कह रहा है कि परिपथ में जो तंतु लगा हुआ है, हीटर का जो तंतु है, फिलामेंट है, उसमें प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या क्या दिया हुआ है? शक्ति दिया हुआ है 1 किलोवाट, P बराबर 1 किलोवाट। 1 किलोवाट मतलब किलो का मतलब 1000 ना। और वोल्टेज दिया हुआ है V बराबर 220 वोल्ट। धारा I बराबर, शक्ति का सूत्र हम लोग ने, विद्युत शक्ति का सूत्र क्या निकाला था? P बराबर VI। क्या फॉर्मूला हम लोगों ने प्राप्त किया है? P बराबर VI। तो I का मान निकाल लो, P बटा में V, 1000 बटा में 220, I बराबर 50 बटा में 11, I बराबर 11 चौक 44, 60, 11 पचे 55 एम्पियर। तो हीटर की तंतु में बहने वाली धारा कितनी हो रही है? 4.54 एम्पियर की। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखो, एक क्वेश्चन एक डायग्राम बोर्ड पे बना हुआ है। यहाँ एक सेल लगा हुआ है, ये 4 प्रतिरोध बने हुए हैं, भिन्न तरीकों से लगे हुए हैं। कह रहा है कि परिपथ में शक्ति 6, मतलब शक्ति पावर का मान निकालिए। तो बाबू सबसे पहले परिपथ में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले अध्याय में विद्युत धारिता में बनाया था। संधारित्रों के संयोजन में भिन्न भिन्न प्रकार के संधारित्र परिपथ में दिए हुए थे। आपको पता करना था कि कौन श्रेणी क्रम में है, कौन समानांतर क्रम में है, और उनको पता करके तुल्य धारिता हम लोग निकाले थे। वो सारा चित्र जितना हम लोग उस चैप्टर में बनाए हैं, उन सारे चित्र में संधारित्र को हटाकर प्रतिरोध कर दीजिए, वो सारा फिगर यहाँ बन जाएगा, वो सारा क्वेश्चन यहाँ बन जाएगा। वैसा ही क्वेश्चन यहाँ एक दिया हुआ है। तो ये पता करो कि चारों, ये 4 प्रतिरोध लगे हुए हैं। चलो चारों का नाम रख लेते हैं, R1, R2, R3, इसको R4 कर दिए। 4 प्रतिरोध। इन चारों प्रतिरोध मिलकर कितना बना रहे हैं? इन चारों का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? चलिए पता करते हैं। ध्यान से देखो, थोड़ा जटिल है, उलझा हुआ है, फंस जाएंगे, लेकिन ध्यान से सोचिएगा तो बिल्कुल आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये R1 और R2 देखो, R1 का भी दूसरा सिरा, इसका भी पहला सिरा यहाँ, इसका भी। तो R1 तथा R2 समानांतर क्रम में है। तो इनका तुल्य प्रतिरोध 1/R डैश बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। 1/R1 5 ना, 2/5। तो R डैश बराबर 5/2, 2.5 ओम। चलिए अब आप ये काम करिए, इन दोनों को हटाकर R डैश लगा दीजिए। समझने का सबसे आसान उपाय है, इन दोनों परिपथों को हटा देना है। इन दोनों को क्या कर देना है? हटा देना है। और इनके बदले में कहीं पर आप R डैश लगा दीजिए। चलिए यहीं पर हम ये कर दिए, ये हो गया R डैश। अब ध्यान से देखो, R डैश और R3 एक ही लाइन में श्रेणी क्रम में है। R डैश तथा R3 श्रेणी क्रम में है। तो इनका तुल्य क्या हो जाएगा? R डैश प्लस R3। R डैश 2.5 और R3 का मान भी 2.5। तो R डबल डैश बराबर 5 ओम। अब इन दोनों को हटा दो, इन दोनों को हटा दो, और इसके बदले में अब क्या लगा दो? R डबल डैश। इनके बदले में R डबल डैश। अब ध्यान दो, ये दोनों समानांतर क्रम में है। R डबल डैश तथा R4 समानांतर क्रम में है। तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? पूरा टोटल को R लिखिए। तो समानांतर क्रम में 1/R बराबर 1/R डबल डैश प्लस 1/R4। R डबल डैश 5 है और R4 भी 5 है, 2/5। R बराबर 5/2, R बराबर 2.5 ओम। तो ये तो प्रतिरोध निकल गया।
अब क्या दिया हुआ है, सेल का वोल्टेज दिया हुआ है ना, विभवांतर 10 वोल्ट है, दिया है V बराबर 10 वोल्ट। तो कहता है शक्ति P बराबर वाट। चलिए आसानी, अब तो आसानी से निकाल सकते हैं। शक्ति का भी सूत्र क्या बताए थे, P बराबर VI। हमारे पास I नहीं है ना, तो I की जगह क्या लिख दोगे, VI। ओम के नियम से V बटे R ना, I बराबर V बटे R, इसका इस्तेमाल कर लो। तो P बराबर क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बटा में R। V कितना, 10 वोल्ट, तो 10 का स्क्वायर बटा में R 2.5, 100 बटा में 2.5, P बराबर 40 वाट। तो इस पूरे परिपथ की शक्ति, क्षय शक्ति का मान 40 वाट। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं, ऑफलाइन क्लास में और बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। अब विद्युत धारा का, करंट इलेक्ट्रिसिटी का दूसरा चैप्टर किरचॉफ्स लॉ। हमने बताया था कि जहां ओम का नियम लागू नहीं हो सकता, जिन परिपथों में ओम्स नियम एक्टिव नहीं किए जा सकते, वहां हम लोग किरचॉफ्स नियम का पालन करेंगे। तो अगले चैप्टर में हम लोग जानेंगे किरचॉफ्स लॉ। धन्यवाद।